अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टेम्स फेयर। हमें यहाँ पर पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन गिवन है। हमने पहले स्टेप में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है इसी एक्स ऑफ टी की, और दूसरा कि जब एक्स ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा उसका हमने मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, जो कि फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है उसका ये रिजल्ट है। ये बुक में आपके पास एक्सप्रेशन इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो सीके है ये फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो हम डिटरमिन करेंगे। लेकिन फोरियर सीरीज के जो कोफिशिएंट हमने निकालने हैं वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि उसको निकालने के लिए यहाँ पर देखें ये साइनसॉइडल हमें कॉस और साइन की फॉर्म में वेव फॉर्म गिवन है। और इसमें आप देखें ये ओमेगा का रोल, यहाँ पर देखें 2 ओमेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देखें ओमेगा कितना है 3 है, यहाँ पर ओमेगा कितना है 7, और ओमेगा की यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। और डीसी कंपोनेंट में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स ऑफ टी की, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हो ये साइन की टर्म गिवन है। यहां पर देखें ये जो 2t जब फ्रीक्वेंसी आपकी होती है तो आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला। इसमें साइन भी है कॉस भी है, और इसमें सिर्फ कॉस है। तो हमें सिर्फ कोसाइन वेव फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। उसकी वजह यह है कि अगर कोसाइन के अंदर आ जाएगा तो तब हमें सीके निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पीरियोडिक सिग्नल को एक्स ऑफ टी है जिसका पीरियड आपके पास कैपिटल टी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो है आप उसकी अगर आप शेप देखो तो वो कॉस में है। और यहां पर आपके पास क्या है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर क्या है हमारे पास फेज है। तो हमने अपनी इस एक्स ऑफ टी को इस फॉर्म में कन्वर्ट पहले करना है। अगर ये कन्वर्जन हो गई तो फिर लिए हमारे लिए सीके निकालना आसान हो जाए, क्योंकि यहां पर देखें ये जो कोसाइन के साथ जो मल्टीपल होता है यहां से हम इजीली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस अपने टर्म्स को लेते हैं जिसमें हमारे पास ओमेगा कितना है, ओमेगा जिसमें हमारे पास 2 है, इसको लेते हैं सबसे पहले। अब अगर हमने कोसाइन और साइन टर्म हमें गिवन हो तो आइलर आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है, हमें ऑलरेडी पता है। अब हमने जो फार्मूला यूज करना है यहाँ पर वो ये करना है फार्मूला। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास कॉस भी है साइन भी है, लेकिन हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है सिर्फ कोसाइन के अंदर। तो जो कॉस वाली टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो साइन वाली टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखें। ये हमारे पास जी एक्स ऑफ 2t हमें कंप्लीट एक सिग्नल गिवन था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को देखेंगे फर्स्ट टर्म, और 2 हमारे पास डीसी कंपोनेंट है। तो सबसे पहले 2 देखें तो 2 डीसी वैल्यू है, तो हमारे पास उसमें फेज 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डीसी कंपोनेंट तो वही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली टर्म है 3 cos t और 4 sin 2t, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि यहां पर मैग्नीट्यूड आ जाए और यहां पर आपका फेज आ जाए, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होता, बिकॉज हमने मैग्नीट्यूड निकालनी होती है और फेज निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो तरीका भी बताया कि सिंपल हमें पता है। देखें 3 cos 2t है ना, तो जो cos t है तो उसकी जगह क्या फार्मूला लगा दें, जो आइलर आइडेंटिटी पीछे मैंने आपको पढ़ाई अभी, वो किसके बराबर थी। यहां पर देखें अगर cos लिखा हो थीटा हो हाफ e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और अगर साइन हो तो 1/2 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होता है e के, और ये यहाँ पर प्लस है यहाँ पर सिंपल क्या है माइनस। तो ये आपके पास इवन फंक्शन होता है कोसाइन वाला, और ये क्या होता है ऑड फंक्शन होता है। तो हमने सिंपल वहां पर थीटा की जगह 2t लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, सिंपल cos 2t जगह वो उसको मल्टीप्लाई कर लिया आइलर आइडेंटिटी के फार्मूले को। फिर हमने क्या किया, हाफ इस 3/2 बन गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी को सिंप्लीफाई किया, बस ये हमारे पास आ गया। फिर हमने 4 sin 2t वाला पार्ट लिया, ये वाली जो टर्म है इसको भी एग्जैक्टली sin 2t की जगह अगर लिखा 1/2 आयोटा e की पावर आयोटा 2t, और दिस वो फार्मूला आइलर वाला, और सिंप्लीफाई किया। यहां पर आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास आयोटा नीचे है तो आयोटा को रैशनलाइज कर लेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट बी इक्वेशन। तो 4 sin 2t को हमने सिंप्लीफाइड करके ये लिख लिया, और जो हमारे पास था 3 cos 2t उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। अब हम दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे वी कैन सी हियर, इनको मैंने प्लस कर लिया। ये जो आयोटा 2t वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लिया, और आयोटा माइनस 2t टर्म वाली को भी इकट्ठा कर लिया, ये हमारे पास आ गई। अब यहां पर देखें ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, 3/2 - 2 आयोटा और 3/2 + 2 आयोटा।
तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें कॉस वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि कॉस वाले पार्ट में प्लस आयोटा थीटा आता है, साइन वाले पार्ट में माइनस आयोटा थीटा आता है। ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, हमने सिंपल रियल पार्ट देखना है, कोसाइन वाला पार्ट, तो हम सिंपल ये ले लेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या था, कॉस था। कहां पर पता चला, जब हमने ये देखें इस फार्मूले को बात जब हमने की थी, तो कोसाइन रियल पार्ट होता है, तो लिहाजा हमने प्लस आयोटा थीटा वाला पार्ट ले लेना है, जो कि हमारे पास आयोटा 2t है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ओमेगा है वो 2 है। तो अब इतना लंबा काम करने की कोई जरूरत थी हमें, अगर आप सिंप्लीफाई करें इसको, कोई शॉर्टकट है हमारे पास, यानी अगर हम सिंप्लीफाई देखें तो हमारे पास 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t किसके बराबर आ गया, ये रिजल्ट के बराबर आ गया। भाई इसका शॉर्टकट भी तो हो सकता था, वो कैसे हो सकता था, सिंपली देखें कि हमने करना क्या, दोनों फार्मूले में आप देखो 1/2 आ रहा था, कहां से पता चला आपको, इधर आके देखें, कॉस में भी हाफ आ रहा है और साइन में भी हाफ आ रहा है, और मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता आयोटा कि अगर मैग्नीट्यूड भी आप ले लें तो आपके पास आंसर कितना आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या होता है, 0 प्लस आयोटा। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज ये माइनस भी लिख दें, मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, 0 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हम लेते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इसका -1 है, उसका स्क्वायर जब ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता। तो एक ये चीज कॉमन आ गई कि दोनों में 2 से डिवाइड हुआ है, और बाकी हमें इस पोर्शन का वैसे ही पता होता है कि भाई इस पोर्शन की जब भी मैग्नीट्यूड लें आंसर क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पहले से ही पता है। तो हम करेंगे सिंपल ये कि आपने जो आपको गिवन था ना ये 3 cos t प्लस, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। पहला काम करना है, इस पूरे सिग्नल को कैसे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करेंगे। 3 को 2 से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो सिंपल 2 आ जाएगा। क्योंकि हम कोसाइन पार्ट ले रहे हैं तो यहां पर आपके पास माइनस आ जाएगा। ये माइनस इस वजह से आया क्योंकि साइन में हमारे पास क्या था, नीचे 2 आयोटा था, उसको रैशनलाइज करने के चक्कर में हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ गया। अगर आपके पास नहीं भी आता फिर भी कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, लेकिन एंगल में फिर फर्क पड़ जाएगा, इस वजह से आपके यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। तो ये देखें हमने सिंपल क्या किया, शॉर्टकट ये था कि 2 से डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड को, यहां पर भी डिवाइड कर दिया, और सिंपल साइन वाले पार्ट में माइनस लगा देना आपने, यानी जो साइन वाला पोर्शन होगा इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस होती यहां पर क्या जाता, प्लस आ जाता, और साथ e की पावर आयोटा 2t, ये तो वैसे आपको पता है क्योंकि इसमें हमारे पास ओमेगा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास कोफिशिएंट्स है सिंपल 2 से डिवाइड करें, साइन के साथ प्लस का सिंबल है तो माइनस लगा दे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर इसकी मैग्नीट्यूड ये देखिए आपके पास सिंपल x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर बन गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना आता है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और फेज क्या होगा, बिकॉज इस वाले को हमने डिस्कार्ड कर देना, ये सिंपल उस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आपके पास आ गया। अब यहां पर देखें रियल पार्ट कैसे निकालते हैं, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करें यू विल गेट 2.5 मैग्नीट्यूड। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल होता है इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है, इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 आ जाएगा, रियल पार्ट 3/2 है, तो इस वजह से हमारे पास देखें इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, और हमारे पास आंसर कितना आ गया, फेज -53.1 डिग्री। तो हम अपनी इस फर्स्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t को लिखेंगे इज इक्वल टू 2.5 जो कि हमने मैग्नीट्यूड निकाली, cos 2t क्योंकि उसमें शुरू में दोनों में t2 आपके पास था, फ्रीक्वेंसी थी, और माइनस ये हमने जो फेज अभी निकाला। तो ये हमने अपनी पहली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गई और हमारे पास फेज भी आ गया जो कि फाई है। इस फाई को हम φ2 कह देंगे, φ2 इस वजह से क्योंकि ओमेगा की वैल्यू यहां पर 2 है। ये जी हमने पहली टर्म ले ली, ये जी हमारी सेकंड टर्म होगी। अब यहां पर देखें थर्ड टर्म देखें अगर आप यहां पर, तो थर्ड टर्म हमारे पास है 2 sin 3t प्लस π/6। अब इसमें तो मुश्किल है ही कोई नहीं क्योंकि इसमें कोसाइन पार्ट है ही नहीं। अगर कोसाइन पार्ट नहीं है तो हमें सारे झंझट करने की जरूरत नहीं है। इसकी मैग्नीट्यूड अगर 2 है ना तो 2 ही रहेगी, मैग्नीट्यूड की तो मुश्किल खत्म होगी। पीछे रह गया क्या, एंगल क्या होगा, फेज क्या होगा। तो भाई हमने इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। आपको ये चीज पता है कि जो साइन और कॉस होते हैं ये कितने का डिफरेंस होता है, इनका 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ऑल इन ऑल हमने सिंपल ये करना है कि हमने ये जो आपके पास जो साइन फॉर्म गिवन है ना, ये बराबर होती है अगर
कॉस में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो उसी एंगल में से π/2 क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा है यहां पर आप चेक करें, थर्ड टर्म मेरे पास लिखा है, आपके पास कोसाइन टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि हमारे पास ये टर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा 3 है, ये भी 3 है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपकी वही रहेगी, आपका सिर्फ फेज चेंज होगा। जब आपने कन्वर्ट करना है इसको कॉस के अंदर, तो ये मैं लिखा हुआ है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो उसी एंगल को, थीटा को, जो कि इधर गिवन होगा, उसमें से π/2 जस्ट माइनस कर देंगे, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी सिंपल एग्जांपल यहां से भी आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये sin 30 होता है, हमें पता है sin 30 1/2 के बराबर है, तो अगर हम इसको cos में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बिकॉज cos 30 माइनस 90 क्या हो जाएगा, cos माइनस 60, और नेगेटिव साइन के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव आता है, एंड वी विल गेट अगेन हाफ। तो sin 30 इज इक्वल टू cos 60 है। कैसे, सिंपल जो एंगल गिवन था उसमें से π/2 को माइनस कर लिया, और हम इस टर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड पहले ही पता है 2 है, सिर्फ फेज चाहिए ना, तो इस π/6 में से π/2 को क्या कर लें, माइनस कर लें, और आपका क्या आ जाएगा, फेज आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई आपने किया इसको, तो हमारे पास -π/3 आंसर आ गया। और पूरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख लिया आपने, ऐसे लिख ली, ये साइन के फॉर्म में था और ये कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीट्यूड कितनी है 2, और फेज कितना है -π/3, तो ये आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट हमारे पास कोसाइन है। भाई अगर ये -1 लिखा हो तो अंडरस्टूड है, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगी। एक तो हमें ये चीज का इसका पता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम -1 का स्क्वायर करते हैं, प्लस इसमें साइन कंपोनेंट नहीं है तो उसका 0 का स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगी आपके पास। अब फर्क सिर्फ ये है कि भाई फेज कैसे निकालेंगे। तो इस फेज को निकालने के लिए ये देखें, यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपके पास कोसाइन की नेगेटिव वैल्यू है। कोसाइन की क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। यहां पर अगर फार्मूले में चेक करें, इस वाले के अंदर, फार्मूले के अंदर यहां पर, तो यहां पर कोसाइन के सारी पॉजिटिव टर्म है। यू कैन सी हियर कोसाइन के टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। तो हमने माइनस कॉस को प्लस कॉस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल करेंगे, ये देखें वो मैंने डायरेक्ट पिछले वाला पार्ट भी कर दिया कि सिंपल फेज में से π/2 निकालेंगे तो आपके पास फेज आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट में देखें, ये करना चाहते हैं कि कॉस की हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें कॉस की कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें नेगेटिव वैल्यू गिवन है। तो कॉस कब चेंज होता है, अगर कॉस में पाई का डिफरेंस होता है। सिंपल किसका होता है, पाई का डिफरेंस। यानी अगर कॉस, लेट्स सपोज आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, इस नेगेटिव वैल्यू में अगर हम पाई को सब्ट्रैक्ट कर लें, जिस तरह पीछे साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट किया था, -π/2 किया था ना, तो हमारा क्या हुआ था, साइन जो है वो कॉस में क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था। अब हमने माइनस कॉस को प्लस कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसके करने के लिए एंगल में जो भी एंगल गिवन होगा उसमें से क्या माइनस कर दें, पाई माइनस कर दें। ये एंगल गिवन है 5π/6, इसमें सिंपल पाई को क्या कर दें, निकाल लें, आपके पास फेज आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड में पहले ही पता है कितनी होती है, मैग्नीट्यूड 1 होती है कोसाइन की। तो अब हम सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, ये लास्ट वाले पार्ट की मैग्नीट्यूड आ गई, उसका फेज आ गया। जब हम सारे पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो यहां पर देखें, ये आपके पास गिवन सिग्नल है और ये हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये देखें डीसी पार्ट वैसे ही आ गया। इस वाले पोर्शन के लिए हमने क्या लिखा, 2.5 मैग्नीट्यूड निकाली थी और फेज हमने ये निकाला था। तो इन दो टर्म्स की जगह सिंगल एक टर्म ये आ गई। फिर ये देखें 2 मैग्नीट्यूड वही रही और ये हमने फेज इसका निकाला था, π/6 में से क्या सिंपल क्या किया था, -π/2 किया था, तो हमारे पास ये आ गया था। और माइनस ऑटोमेटिकली प्लस आपका हो गया, और हमने माइनस कॉस को प्लस कॉस में कन्वर्ट करने के लिए फेज में से क्या किया, -π कर दिया था, तो आपका ये फेज आ गया। तो जब अगर आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो पीछे लाइफ आपकी क्या हो जाएगी, बहुत आसान। वो कैसे, वो इस वजह से क्योंकि हमें स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म का पता है जो कि कोसाइन वेव के अंदर गिवन है। अब इसको कंपेयर करके इसके साथ, इन दोनों को कंपेयर करके हम इजीली अपना सीके निकाल सकते हैं और फेजेस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो इस वजह से कि यहां पर आप सिंपल देखें, यहां पर आप देखें कि ये सबसे पहले जो आपके पास है ना, इसको हम कहते हैं C0। अगर हम K की वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो हमारे पास ये C0 बनता है। तो ये डायरेक्टली देखें तो यहां पर डीसी कंपोनेंट देखें कौन सा 2 है, तो इसका मतलब है A0/2 जो हो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ये चीज नंबर होगी 1। नंबर 2 मैं आपको सीके पहले बता चुका हूं कि सीके किसके बराबर है,
ए के बाय 2 और ई की पावर जे थीटा, ठीक है, जो आपके पास फेज होता है। और सी माइनस के देखें, वो हमारे पास क्या है, ए के बाय 2 ई की पावर माइनस जे थीटा। क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो ये जो आपके पास होता है ना आयलर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इनको निकालने के लिए हमें ए के बाय 2 चाहिए था, और ए के बाय 2 यहां से आ जाएगा। अच्छा जी, यहां पर एक चीज नोट करें, ये आपके पास डीसी कंपोनेंट हो तो सिंपल देखें, ए नॉट बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, इस 2 के बराबर आ जाएगा। एक चीज तो ये होगी। बाकी हम जो सीके निकाले हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है कि सीके होता है ए के बाय 2 इंटू ई की पावर जे थीटा। और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में हमेशा 1 हो जाता है, आयलर आइडेंटिटी है ना, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो मैग्नीट्यूड आपने लेनी है तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगी, आपने जो ए के की वैल्यू उसको 2 से डिवाइड करते जाना है, और जो सी के एंगल आपका है वो सिंपल जो फेज है वो थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हम कंपैरिजन करके इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले देखें, जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो ए नॉट बाय 2 के बराबर आ गई, क्योंकि हमारे पास इस फार्मूले में देखें ये कितना लिखा हुआ है, ए नॉट बाय 2 लिखा हुआ है ये वाला। तो ये सिंपल, ये जो 2 हमने लिखा था उसके इक्वल आ गई। नेक्स्ट आप अगर देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास पीरियड, यहां पर देखें के ओमेगा नॉट टी लिखा हुआ है, तो के की वैल्यू हम क्या लेंगे, के की वैल्यू हमारे पास एक 0 है जो सी नॉट निकालेगा। फिर हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है जी, 2 है, तो एक के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यहां पर क्या वैल्यू है, फिर 3 आ जाएगी, और फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ये हमारे पास के की वैल्यूज है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, 2 है रेडियन पर सेकेंड, फिर ओमेगा 3 है, फिर 7 है। यहां पर अगर फंडामेंटल पीरियड देखें, जो ओमेगा नॉट लिखा हुआ है कितना होगा, अब सिंपल कंपेयर करें 3t को इसके साथ, तो सिंपल देखें, एक तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, जो के की वैल्यू है, अगर 2 है रेडियन तो 2t आ गया, 3 है 3t आ गया, 7 है 7t आ गया। तो इसका मतलब है ओमेगा नॉट किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये कंपैरिजन से आपको इजीली पता चल जाएगा। और सिंपल अगर आपने A2 निकालना है तो यहां पर इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप देखें, पहले हम सिंपल क्या करते हैं, ये एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं जो कि हमारे ए के हैं। तो A2 देखें 2.5 हमारे पास A2 आ गया, आप देख सकते हैं यहां सर, इसमें से जो हमने निकाला ये खिचड़ी सी बन गई है। ये आपका A2 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, A3 आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 है रेडियन पर सेकंड, ये A7 आ गया। और इसका फेज है, इसको हम phi2 कह देते हैं, -53.1 है, इसका -π/3, इसका -π/6। तो ये आप देखें इजीली आपको यहां से पता चल जाएगा। अब अगर आपने सी के निकालना है फ्रॉम ए के, तो आपके पास ये फार्मूला आपने सिंपली अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला। तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे, यू विल सी कि आपके पास जो सी नॉट है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट आपका होता है, सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें हमारे पास 0 है तो हमने जे 0 लिख देना है। अब आपके पास क्या आ गया, सी नॉट किसके बराबर होता है, ए नॉट के बराबर होता है, और ई की पावर जे 0, क्योंकि यहां पर हमारे पास फाई क्या है, 0 है। फिर हम फिर हम निकालेंगे C2। C2 का मतलब है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 रेडियन पर सेकंड है, तो C2 क्या आ जाएगा, A2/2। तो A2 हमारे पास किसके बराबर है, 2.5 के 2 से डिवाइड कर दें, और साथ फेज क्या है हमारे पास phi2 है, उसकी वैल्यू डाल दी, और साथ A3 के लिए उसकी वैल्यू डाल दी, क्योंकि यहाँ पर 2 एम्पलीट्यूड है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और A7 1 है, जब 2 से डिवाइड करेंगे हाफ, और ये जो एंगल है फेज ये सिंपल इधर आ जाएगा। और अगर आपने जो नेगेटिव कोएफिशिएंट निकालना है, सिंपल इसका वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, यानी सिंपल आपने ये जो फेज लिखा हुआ है ना, इसको साइन इसके चेंज कर देने, आपके पास नेगेटिव कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जब आपके पास ये आ गया, अब आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज है जो हमने निकालनी थी वो इसके बराबर है। और यहां पर एक चीज नोट करें, जब आपने मैग्नीट्यूड लेनी होती है ना, तो हम फिर ये वाले पार्ट जो हमारे पास है ना मैग्नीट्यूड में, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये आयलर आइडेंटिटी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आयलर आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इस वजह से जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये वाला पार्ट 1 हो जाता है, सिंपल हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ही रह जाती है। तो अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास ये हमने क्या पुट किया, सबसे पहले जब हम के लिखते हैं तो -7 पुट करेंगे के की वैल्यू, फिर क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, फिर -2, फिर 0, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर +7। ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे। यहां पर देखें ये कौन सा कंपोनेंट निकाला, ये के की वैल्यू -7 पुट की, ये के की वैल्यू -3 पुट की, के की वैल्यू हमने क्या पुट की, -1, और फिर के की वैल्यू 0, फिर के की वैल्यू +1, +2, प्लस के की वैल्यू +2 पुट की, +3 पुट की, और +7
7 पुट की। इसमें फर्क आपको कहां नजर आ रहा है? जब हम 7 पुट करते हैं तो यहां पर देखें, यहां पर हमारा के जे पॉजिटिव ही है, तो यहां पर एक चीज नोट करनी है, ए जे 7T है, जे 3T है, जे 2T है, जे 0 है। और जब के नेगेटिव होता है तो ये माइनस यहां पर आपको विजिबल होगा। इसको इसके साथ आपने नहीं करना। ये देखें -3T -7T, लेकिन जो सी के निकाला उसके साइन चेंज है। के की नेगेटिव वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव है और के की पॉजिटिव के लिए ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक हो गया? ये फर्क है, इसको कंफ्यूज आपने नहीं करना, क्योंकि जो एंगल हमने निकाले थे A2 A3 A7 के, वो नेगेटिव आ रहे थे, इस वजह से आपको यहां पर ये फर्क नजर आ रहा है। अब हमारे पास जब ये चीजें आ गई तो हमारे पास फेजेस भी आ गए और हमारे पास सी के की वैल्यू भी आ गई। तो हम सिंपली अब क्या कर देंगे, उनको प्लॉट कर देंगे। प्लॉट कैसे करेंगे? ये देखें, तो शुरू में हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट था ये 0 है, उस पर सी के की क्या वैल्यू आएगी? 2 थी हमारे पास। जो सी नॉट हमने निकाला था ए नॉट के बराबर था। फिर हमने क्या निकाला था? C2 निकाला था। तो C2 हमने देखे यहां पर निकाला हुआ है, ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं ये वाली। C2 1.25 है। C3 कितना है? मैग्नीट्यूड 1 है। जस्ट मैग्नीट्यूड कंसिडर करनी है आपने। तो ये देखें, ये आपके पास C2 आ गया, ये आपके पास C3 आ गया, ये आपके पास C7 आ गया। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि C माइनस के जो है ना, वो C के क्या होता है? बराबर होता है। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा आपका क्या होता है? इवन फंक्शन होता है, सिमेट्रिक होता है। और फेज वाला भी हमने देखा, ये हमने पॉजिटिव साइड के फेज निकाले जो कि नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी, और जो नेगेटिव फेज है वो क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा 0 फ्रीक्वेंसी पर कोई फेज नहीं है। और हमारा जो जब 2 रेडियन पर सेकंड था तब फेज कितना था? -53, नेगेटिव आ गया। और इधर कितना था? -π/3 था। ठीक है, यहां पर कितना था? -π/6 था। और सिंपली इधर क्या कर देंगे, जब नेगेटिव के की वैल्यू होगी तो सिंपल उसको क्या कर देंगे? वाई एक्सिस पर फ्लिप कर देंगे। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस फ्लिप करें, वाई एक्सिस नहीं, इसको सिंपल नेगेटिव ले लेंगे, यानी इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? फेज स्पेक्ट्रम आ गया। तो इस प्रॉब्लम में डिटेल से हमने मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम को मैंने समझा दिया, थोड़ी सी जल्दी से समझाया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज ना समझ आई हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज नासिर।